हो गया। गुड मॉर्निंग। फंक्शन को फंसे पड़े ही हैं, धीरे धीरे प्यार से निकल भी लेंगे। फंक्शन स्टार्ट करते हैं। वैसे हम लोग कल डेफिनेशन को समझाने की कोशिश कर चुके हैं और मैं भी शायद समझ में आया भी होगा, शायद मैं 100% तो नहीं कहूँगा, पर मुझे लगता है कि अगर प्यार से थोड़ा सा भी ध्यान से किया होगा तो पक्का समझ में आया होगा। हम लोग बात कर रहे थे कि फंक्शन किसे कहते हैं। नॉर्मली जनरल लाइफ में जितनी भी चीजें लेन देन किसी रूल के अकॉर्डिंगली कर लेते होते हैं, अंडर कुछ कंडीशन कोई ना कोई रूल के अकॉर्डिंगली पर अंडर कुछ कंडीशन जब कर लेते होते हैं तो उसे हम फंक्शन कहते हैं। दूसरी बात ये भी बताई, फंक्शन एज ए रिलेशन बात करें तो हमने कहा था कि फंक्शन रिलेशन का अंडर कंडीशन क्या होता है, सबसेट होता है। फंक्शन इज ए सबसेट ऑफ रिलेशन। हमने ये भी बात कर ली थी। आगे बढ़ते हैं। अब बात आ गई कि हमने डोमेन और रेंज और कोडोमेन की भी बात कर ली थी। हमने कहा था यदि मेरे पास दो नॉन एम्प्टी सेट हैं x और y, एक मैप f फ्रॉम x to y is said to be a function if there is a rule according to which every element of x is uniquely associated to y. If every element of x is uniquely associated to any element of y. दो चीजें बहुत मेन थी। क्या? every element of x, पहली बात every element of x, दूसरी बात मेन क्या थी, uniquely association to y, ओके। जैसे अगर मैंने कहा ये बातें हम कल कर चुके हैं, ये x के एलिमेंट हैं, ये हमने y के एलिमेंट कहा। अब इसको हमने इससे एसोसिएट किया, इससे इसको किया, इससे इसको एसोसिएट किया, किसी न किसी रूल के अकॉर्डिंगली एसोसिएट हो रहे थे। कैसे हो रहे थे, कैसे नहीं, हम कल बातें कर चुके हैं। आज आगे बढ़ते हैं। तो एसोसिएशन बनी तो ये जो एलिमेंट्स थे हमने इसे डोमेन कहा था। क्या कहा था? डोमेन कहा था। इसे हमने प्री इमेज भी कहा था। प्री इमेज भी सिर्फ जस्ट नाम है, जैसे आपका कोई नाम, मेरा कोई नाम, यहाँ पर भी नाम ही, किसी न किसी कोई आइडेंटिफिकेशन दे दी, किसी न किसी कोई नाम दे दी। अब अगर मैं इधर की बात करूं तो ये जो एलिमेंट जो एसोसिएट कर रहे हैं इन्हें हम रेंज कहते हैं। क्या कहते हैं? रेंज कहते हैं। पूरे अगर y की बात करूं तो कोडोमेन कहते हैं। क्या कहते हैं? कोडोमेन कहते हैं। ये थोड़ा सा ध्यान देना, जो जुड़े हुए एलिमेंट है इधर के जो बंधे हुए हैं यानी कि जो एसोसिएट हुए उनको तो रेंज कहते हैं, पर पूरे y सेट की बात करें तो कोडोमेन कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ जो रेंज है इज ए सबसेट ऑफ ए कोडोमेन। रेंज हमेशा कोडोमेन का क्या होती है? सबसेट होती है। ये बराबर भी हो सकती है और बराबर ना भी हो, जैसे यहाँ पर बराबर नहीं है पर ये एलिमेंट नहीं होता तो डोमेन और कोडोमेन और रेंज दोनों ही सेम होती है। ओके, इसे हम इमेज भी कहते हैं। और ये ना थोड़ा सा उटपटांग, ये जो नाम से थोड़े से ध्यान रखना, याद रखना, थोड़े उटपटांग है पर याद रखना, धीरे धीरे याद हो जाएंगे। ओके, अब हम जाते हैं, इसे हमने फंक्शन हम डिटेल से किसे कहते हैं, क्या कहते हैं, ये हम बात कर चुके हैं। अब बारी आती है टाइप ऑफ फंक्शन। टाइप ऑफ फंक्शन को छोड़ दीजिए, कुछ एक दो फंक्शन पढ़ लेते हैं उसके बाद टाइप ऑफ फंक्शन पे चले जाएंगे। बारी आती है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। किसकी? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। हाँ, कुछ बातें इससे पहले अगर आप बात कहना चाहें, एडिशन ऑफ फंक्शन, किसकी बात कहें? एडिशन ऑफ फंक्शन। आप अपने बुक में रीड कर सकते हैं, कोई महाभारत नहीं है कि उसमें कोई किसी की चौपाई हो, समझ में ना आए। रामायण चौपाई महाभारत में नहीं होती है, भी ध्यान रखना, ठीक है। ओके, ऐसी कोई चौपाइयां नहीं है कि जो जिनकी अंडरस्टैंडिंग ना बने, सिंपल सी है। कहते हैं एडिशन ऑफ, अगर मैं ये कहूं कि एडिशन ऑफ फंक्शन तो मैं ज्यादा ये कहूंगा कि इस पे डिटेल से जाने का मतलब वेस्टेज ऑफ टाइम। जैसे एडिशन करते हैं ऐसे एडिशन कर लेंगे, भाई x में x ऐड होना, y में y ऐड होना है, ठीक है, जस्ट सिंपल। जैसे अगर बाय चांस मुझे ये कह दे कोई fx फंक्शन है x² + 5, gx मेरे पास कोई फंक्शन है x² - 3 और मुझे कह दे fx + gx निकाल, तो मैं डायरेक्टली बोल दूंगा यार
स्क्वायर प्लस 5 में एक्स स्क्वायर माइनस 3 ऐड कर लो, सिंपल वे से एडिशन की बात कर लो, सब्ट्रैक्शन की बात कर लो, मल्टीप्लिकेशन की बात कर लो, डिवीजन की बात कर लो, पढ़ जरूर लेना, आपकी बुक में है, ठीक है। ऐसी कोई खास बात नहीं है जो मेरे समझाने की हो, आप बुक में से जस्ट सिंपली रीड करेंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा, इसलिए मैं इस पे डिस्कस नहीं करूंगा। जब एडिशन ऑफ फंक्शन हो, सब्ट्रैक्शन हो, मल्टीप्लिकेशन हो या डिवीजन हो, इस पे मैं अपनी माँ बाप का कोई टाइम खराब नहीं करने वाला, डायरेक्ट चलते हैं आगे। ओके, कई बार रेसिप्रोकल ऑफ फंक्शन, ये जो बातें हैं, हाँ इनवर्स की तो बात करेंगे, पर ये कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको आप रेसिप्रोकल और इनवर्स में फर्क होता है, इस बात का हमेशा याद रखना। हम लोग जब बात करेंगे तो ये कुछ चीजें हैं जो डिस्कस आप बुक में से रीड करेंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है जो समझने आने लायक ना हो। हम बात करते हैं कि आपके पास टाइप ऑफ फंक्शन, पहला एक फंक्शन डिस्कस करते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, और थोड़ा सा ही पढ़ूंगा, कोई ज्यादा जाने वाला नहीं, बहुत ज्यादा इस पे जोर दूं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या कहता है? कहता है जनरली कि जब प्रत्येक a रेज़ टू पावर x एसोसिएट करता है किसी न किसी रियल नंबर x के कॉरस्पॉन्डिंग, जब प्रत्येक a रेज़ टू पावर x किसी न किसी रियल नंबर से x एसोसिएट करता है तो उस टाइप के फंक्शन को हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं। या अगर मैं ये कहूं कि एक फंक्शन फ्रॉम r to r is said to be a exponential function if f(x) is equal to a raised to power x or for all x belongs to r। जब इस और बात से बोल रहा हूं, ये डिफाइन है, और जो चीजें डिफाइन होती हैं उनको याद किया जाता है। एक ड्राइव होता है, डिफाइन है। अब इसमें किसे एक्सपोनेंशियल कहते हैं, किसे नहीं कहते, अपना तो कोई रोल ही नहीं है, क्योंकि सामने वाले ने बोल रखा भाई एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये डेफिनेशन है, और डेफिनेशन का मतलब क्या है कि आपको उसके अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ वो याद ही होना चाहिए। एक्सपोनेंशियल फंक्शन की डेफिनेशन आपकी बुक कहती है ए फंक्शन f फ्रॉम r to r, और हर किसी की बुक यही कहेगी, ए फंक्शन f फ्रॉम r to r is said to be an exponential function if every a raised to power x is associated to any real number x, or a function from f from r to r is said to be exponential if fx is equal to a raised to power x for all x belongs to r। डेफिनेशन पे मैं ज्यादा इतना ही गया जितना मुझे समझाना था, ठीक है। एग्जैक्ट डेफिनेशन की बात करो तो नोट कर देते हैं, राइट डाउन कर देते हैं, कि कई बार हो जाता है कि आपने डेफिनेशन लिखी नहीं, पता नहीं क्या थी, बोल गए। ये कहता है ए फंक्शन f from r to r is said to be defined by f(x) is equal to a raised to power x where a is greater than 0, where a is greater than 0 and a is not equal to 1। ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है भाई एक्सपोनेंशियल फंक्शन, सबसे मेन यही। बाकी रामायण याद हो ना हो पर ये हर हाल में याद रहनी चाहिए कि where a is greater than 0 and a is not equal to 1 is called the exponential function, is called the exponential function, is called the exponential function। क्या कहते हैं? A function f from r to r defined by fx is equal to a raised to power x where a is greater than 0 and a is not equal to 1 is called an exponential function। डेफिनेशन मतलब जैसे मैं कह दूं यार fx is equal to 2 raised to power x, तो क्या ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है? तो किसी टाइप का है, यहाँ ये की वैल्यू 2 होगी। यदि बाय चांस मैं कह दूं fx is equal to 1/2 whole raised to power x, तो ये क्या है? ये भी एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, यानी कि किसी कांस्टेंट नंबर की पावर वेरिएबल दे रखी है। जब किसी कांस्टेंट नंबर की पावर वेरिएबल में मेंशन कर रखी हो तो उस टाइप के फंक्शन को हम क्या कहते हैं? एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं। और ना आपके बस में कुछ ना मेरे बस में कुछ, क्योंकि तो डेफिनेशन और डेफिनेशन आपको क्या करनी है? लर्न करनी है, अंडरस्टैंडिंग रहनी चाहिए कि किस टाइप के फंक्शन को हम क्या
कहते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं। अब दो कंडीशन इसमें एक साथ थी कि देख a की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव लेनी है, हमने पॉजिटिव लिया यानी कि ग्रेटर देन 0 ली। दूसरी बात कहते हैं a की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए, हमने इस बात को भी मान लिया। दोनों ही एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, सेम इसी टाइप के हैं जिस टाइप की बात कर रहा, और ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई भी करते हैं कि हमने ना a की वैल्यू 0 से छोटी ली और ना ही a की वैल्यू 1 ली, तो दोनों ही क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन करते हैं। अब इसके ग्राफ पे भी हम थोड़ा बहुत हल्का फुल्का चले जाते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। अगर मैं इसके ग्राफ की बात करूं तो ग्राफ दो टाइप का है। अब देख, पहले इधर वाले का ग्राफ देखते हैं, यानी कि इसकी बात करें। अब रही बात यार ग्राफ है, ग्राफ ऐसा तो है नहीं कि अपने पास दिव्य दृष्टि है, आंख बंद की और भाई पता नहीं ऊपर वाले ने किसी से यहाँ से डाल के निकल गया। ग्राफ का तो एक सिंपल फंडा होता है यार, टेबल बना के देख, जब धीरे धीरे टेबल से होता है फिर ऑटोमेटिकली बार बार प्रैक्टिस करते याद होते यार अप्रोक्सीमेटली इस टाइप का होता है। अब आ जाइए, जब अंडरस्टैंडिंग लेनी है तो सिंपल सी बात है, ग्राफ बनाते हैं, ये x और ये y पे 10वीं 8वीं करके आए होंगे बाय चांस, मेरा मानना है कि बाय चांस आप शायद 8वीं और 10वीं करके ही आए होंगे, और ना भी करके आए हो तो अपना कोई रोल नहीं, उसमें भी अपनी कोई गलती नहीं है। आ जाइए ओके, जैसे 8वीं 10वीं में हम ग्राफ की बात करते थे तो यहाँ पर भी ग्राफ टेबल से बनाते थे, वहां सिर्फ 2-3 पॉइंट की टेबल बनाते थे, थोड़ी सी ज्यादा बना के देख लेंगे। चलिए x की वैल्यू 0 तो भाई 2 की पावर 0 यानी कि 1, x की पावर 1, x की वैल्यू 1 यानी कि 2, x की वैल्यू -1 पे बना 1/2, -2 मेरे ख्याल में 1/4, -3 1/8, 3 8 4 16, मैंने किया कुछ नहीं भाई, ये x की वैल्यू 0 रखी, फिर x की वैल्यू 1, फिर 2, फिर 3, फिर -1 -2 -3 रख के देखी, 5-7 वैल्यू रखने के बाद अंदाजा आ गया कि ऐसा वैसा कुछ होने वाला। अरे x की वैल्यू नेगेटिव भी रख के देखी, x की वैल्यू पॉजिटिव भी रख के देखी। आप कहोगे मैं तो x की वैल्यू 1/2 रखूंगा, रख लो भाई, मुझे क्या दिक्कत है। √2 की वैल्यू आपको पता होना चाहिए 1 पॉइंट समथिंग कितनी आती है कितनी नहीं आती। ग्राफ तो ग्राफ है, ग्राफ के ढंग से ही यानी कि टेबल बना के ही हमें पॉइंट प्लॉट करके ग्राफ को ड्रॉ करना होता है। चलिए x की वैल्यू यही बातें हैं भाई, अप्रोक्सीमेटली ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, -1 -2 -3 -4, इसी टाइप का आ जाएगी। ये 10वीं में हम करके आए हैं और वही काम यहाँ कर रहे हैं, ग्राफ ड्रा कैसे करना। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1, साइन पॉइंट अप्रोक्सीमेटली है। अगर x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 2, अप्रोक्सीमेटली ये अप्रोक्सीमेटली x की वैल्यू 2, चलिए 2 पे इसका मतलब स्वाभाविक में 4 जाएगा भाई, 4, 3 पे 8 जाएगा भाई, 4 पे 16 जाएगा भाई, जाएगा ना फ्लोटिंग ऐसे। अब ध्यान से देख, जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ाते जा रहे हो y की वैल्यू बढ़ती जा रही हो, बहुत शार्पली बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे x की वैल्यू घटाओगे -1 पे आया 1/2 भाई, -2 1/4 यानी कि और आधा हो गया, -3 और 1/8 और आधा हो गया। अब कोई भी वैल्यू रख के देख लेना, ये 0 नहीं बनेगा, कारण क्योंकि 0 कब बनेगा जब x की वैल्यू -∞ रखूंगा। x की वैल्यू यदि आपने -∞ रखी, सॉरी -∞ रखी इस ग्राफ में, तो रिजल्ट आया 2 की पावर -∞ या 1 की पावर 2/∞ और ये बना 1/∞, और इस रिजल्ट को हमने 0 से 1/∞ 0 मान के चलते, यानी कि अप्रोक्सीमेट, क्योंकि वैसे तो ना मुझे इंफिनिटी का पता इसलिए ना मुझे एग्जैक्ट 0 का पता, पर मैं जब 1/∞ पे रिजल्ट पहुंचा तो वैल्यू 0 पे पहुंची। 1/∞ क्या होता है 0, अप्रोक्सीमेट, एग्जैक्ट होनी नहीं क्योंकि एग्जैक्ट इंफिनिटी ही नहीं है, इसलिए आप एग्जैक्ट 0 कह ही नहीं सकते। यानी कि जब वो -∞ पे जाता है तो तब रिजल्ट 0 के आसपास पहुंच जाता है, यानी कि सबसे क्लोजेस्ट 0 के आता है। पर एग्जैक्ट 0 तो बनना ही नहीं, क्योंकि एग्जैक्ट 0 तो -∞ पे बनेगा और वो मेरे पास है ही नहीं। चलिए भाई, इसका मतलब जब मैं इसको मिलाता हूं तो ग्राफ बना अप्रोक्सीमेटली इस टाइप का, यानी कि ऊपर से आया और इधर से निकल के चला गया। ये एग्जैक्ट कर लेना, जो भी पॉइंटिंग है थोड़ी सी इस टाइप से ये ग्राफ चला गया, यहां से होता।
यानी कि ए रे थी, यहाँ क्या लिखा मैंने, ए की वैल्यू 2 ली थी, इसका मतलब रिजल्ट बना भाई जो ए लिया हमने ग्रेटर देन 1 के लिए ग्राफ करा। ये किसके लिए ग्राफ किया, ग्रेटर देन 1 के लिए। और ये प्लस 1 में भी आप कई बार डिस्कस कर चुके हैं, आज फिर सही। ओके आगे फिर बढ़ते हैं। अब पहला केस के अकॉर्डिंग मैंने a रेज़ टू पावर x, क्योंकि a पे दो चीजें लेनी थी, a की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए, दिक्कत है भाई, 1 से बड़ी 1 से छोटी हो सकती है ना, क्योंकि दो केस तो इसने डिवाइड कर दिए थे। कैसे डिवाइड करने का, a की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए, a की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए। इसका मतलब दो केस बने कि a मेरे पास 0 से बड़ा 1 से छोटा हो सकता है, दूसरी बात मेरे पास a की वैल्यू 1 से बड़ी हो सकती है। इसलिए हमने दो ही केस डिस्कस किए। ये हमने केस डिस्कस किया आपका केस फर्स्ट, जिसमें a की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। अब अगला चलते हैं भाई। अब a की वैल्यू लेस देन a की वैल्यू लेस देन 1 ले लेते हैं। सेकंड केस पहला हो गया। अब दूसरे का यानी कि पहले का ग्राफ आया अप्रोक्सीमेटली इस टाइप का, अप्रोक्सीमेटली वर्ड ही यूज करना क्योंकि हमने कौन सा एग्जैक्ट ड्रा किया। ओके आ जाइए, क्योंकि मेजरमेंट एग्जैक्ट थोड़ी है, अप्रोक्सीमेटली या तो वन को गैप अप्रोक्सीमेटली सेम है तो ग्राफ भी अप्रोक्सीमेटली सही है। अब बात ये सेकंड केस जब हम डिस्कस करें तो सेकंड केस ये है। जब सेकंड केस की बात करें तो सेकंड केस में हमने क्या कहा, a की वैल्यू ग्रेटर देन 1, तो दूसरा केस ये भी था कि a की वैल्यू लेस देन 1। क्या था ग्राफ, 0 इज लेस देन a इज लेस देन 1। इसके लिए ऐसा करने के लिए अब ये थोड़ा कि a की वैल्यू 1, मैंने क्या किया लेस देन 1 तो 1/2 ही ले ली, क्योंकि ये अप्रोक्सीमेटली निकालना है। तो मैंने क्या किया 1/2 पे ड्रा करके देख लिया, अप्रोक्सीमेटली कह देंगे कि ऐसा आएगा। अब ये थोड़ा 1/3 का थोड़ा सा और इधर हो जाएगा, 1/4 का थोड़ा सा और ऊपर नीचे हो जाएगा, 1/5 का थोड़ा सा और ऊपर नीचे हो जाएगा। इसके अलावा तो कुछ बिगड़ना नहीं है। अप्रोक्सीमेटली जो शेप रहेगी ऐसी रहेगी, या तो थोड़ी सी क्लोज या थोड़ी सी वाइड, इसके अलावा कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अब जब 1/2 के कॉरस्पॉन्डिंग ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ बनाने की रामायण एक ही अपने पास कि हमें तो टेबल बनानी है, बना लेते हैं। ये किसकी टेबल थी, 2 की। अब किसकी बनानी है, 1/2 की बनाते हैं भाई। ये आपके पास x y जो भी सिस्टम हो, मैक्सिमम जितने पॉइंट आपकी सुविधा के अनुसार लगे ले लेते हैं। x की वैल्यू 0 तो ये आई 1, x की वैल्यू 1 तो ये आई 1/2, x की वैल्यू 2 1/4, 3 1/8, -3 8, -2 4 और -1 पुट करके देख लेना भाई। -1 तो 2 ऊपर चला जाएगा ना, यानी कि तो अंदाजा सा आ गया कि क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ होने वाला, क्या कुछ पता चला। बस जैसे जैसे x की वैल्यू पॉजिटिवली बढ़ाते जा रहे हैं y की घटती जा रही है, यानी कि y डिक्रीज हो रहा है, तो छोटी वैल्यू आती जा रही है। और जैसे जैसे x की वैल्यू छोटी करते जा रहे हो y की बड़ी होती जा रही है, y की क्या होती जा रही है, बड़ी होती जा रही है। मींस प्लॉट करते हैं पॉइंट, x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 1/2, 1 पे 1/2 अप्रोक्सीमेटली यहाँ, x की वैल्यू 2 y की 1/4, यानी कि x की 2 पे अप्रोक्सीमेटली और नजदीक आ गए। भाई अगर 3 पुट करूंगा तो 1/8 और नजदीक आ जाएगा, पर मुझे ये पता है 0 ये भी नहीं होना, 0 ये भी नहीं होना, क्लोज टू क्लोज होता जा रहा है। -3 पे बात करूं, ये -1 -2 -3, -3 पे कितना था भाई 8, -2 पे अप्रोक्सीमेटली 4, -1 पे 2, -1 पे 2 और 0 पे 1, यानी कि ग्राफ अप्रोक्सीमेटली इस टाइप से होके इधर से चला जाता है। इसका ग्राफ जब a ग्रेटर देन 1 तो ये ऐसे आया था, ये इसने भी x एक्सिस को क्रॉस नहीं किया था। जब a मैंने लेस देन 1 लिया तो ग्राफ इधर से आ गया और इधर को चला गया, और x एक्सिस को क्रॉस ये भी नहीं करेगा, इस बात का ध्यान रखना। इसका मतलब क्या, दो चीजें साबित हुई यहां से कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन में बेशक हम r टू r की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, r टू r की। यहां पर मेरे पास एक बात क्लियर हुई यार, x की वैल्यू जो चाहे हमने रखी, y की जरूर आई, पर आई किसी भी कीमत पे नेगेटिव नहीं आई, नेगेटिव नहीं आई, y की हर एक वैल्यू आई,
पर पुट करके देखा यार y की नेगेटिव नहीं आई, क्योंकि y के ग्राफ ने किसी भी कीमत पे x एक्सिस को क्रॉस नीचे की तरफ नहीं किया। चाहे मैंने इसको चेक कर लिया, चाहे मैंने इसको चेक किया, मैं पुट वैल्यू करता चला गया पर रिजल्ट हमेशा क्या रहा, पॉजिटिव। मैंने नेगेटिव नंबर रखे, मैंने पॉजिटिव नंबर रखे, जब मैं फ्रैक्शनल में पावर रख लेता तो भी किसी भी कीमत पे रिजल्ट नेगेटिव नहीं आना था। इसलिए दो चीजें हुई कि डोमेन तो पूरा रियल नंबर सिस्टम सही है, पर रेंज रियल नंबर सिस्टम नहीं बना, इसलिए हम इसे मोस्टली कोड डोमेन ही पुकारते। इसे डोमेन तो इसे हमेशा रेंज कहने से पहले कई बार सोचते हैं, रेंज कहने के बजाय हम इसे क्या कहते हैं, कोड डोमेन कहते हैं। कारण क्योंकि देखो ना साबित कोड डोमेन, रेंज तो साबित हुई नहीं, रेंज क्या है, इसकी डोमेन ऑफ एफ की बात करूं तो डोमेन ऑफ एफ आया रियल नंबर, डोमेन ऑफ एफ क्या आया, रियल नंबर। और यदि मैं रेंज ऑफ एफ की बात करूं तो रेंज कितनी आई, रेंज आई सब और सब मेरे पास पॉजिटिव रियल नंबर, यानी कि आर पॉजिटिव, आर पॉजिटिव यानी कि पॉजिटिव रियल नंबर आई। क्लियर? ग्राफ मैंने पहले fx की ये अप्रोक्सीमेटली बनाने के लिए एग्जैक्ट बना लिया, यानी कि कांस्टेंट वैल्यू लेके पुट करके अप्रोक्सीमेटली ग्राफ बना लिया। और इस ग्राफ से ये पता चला यार ये हमेशा ऊपर रहना है, चाहे आप a की वैल्यू ग्रेटर देन 1 ले लो या a की वैल्यू लेस देन 1 ले लो, हर वैल्यू पे डिफाइंड है पर नेगेटिव नहीं है। इसलिए मैंने कहा डोमेन रियल नंबर है पर रेंज आर पॉजिटिव है, रेंज क्या है, आर पॉजिटिव। ओके, जब मैं इसके इनवर्स की बात करता हूं तो इसका इनवर्स होता है लॉगरिदमिक फंक्शन। क्या होता है, लॉगरिदम फंक्शन, लॉगरिदम फंक्शन वो इसका क्या होता है, इनवर्स। अब इनवर्स की बात करें तो इनवर्स में क्या होता है कि डोमेन रेंज बन जाती है, जनरल लैंग्वेज में डोमेन क्या बन जाती है, रेंज, और रेंज क्या बन जाती है, डोमेन। तो इसका मतलब ये हुआ जब मैं लॉगरिदम फंक्शन डिफाइन करने की बात करता हूं, यानी कि जब मैं fx इज इक्वल टू, जब एक फंक्शन f फ्रॉम r टू r डिफाइंड एज fx इज इक्वल टू log of x टू द बेस a, यदि इस टाइप का कोई फंक्शन आया तो ये फंक्शन इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इनवर्स होता है। क्या होता है, इनवर्स, और इसे मैं लॉगरिदमिक फंक्शन कहता हूं। पर इस फंक्शन में दो बातें आई। पहली बात क्या है, अब इसकी डोमेन और रेंज। भाई इसकी जो रेंज थी वो उसकी डोमेन है, इसकी रेंज क्या थी, r पॉजिटिव, इसका मतलब इसकी डोमेन क्या है, इसकी r पॉजिटिव। इसकी जो रेंज थी वो उसकी डोमेन है, यानी कि इसकी रेंज क्या थी, r पॉजिटिव, तो इसकी डोमेन क्या है, r पॉजिटिव। दूसरी बात, इसकी डोमेन ऑफ f क्या है, r, तो इसकी रेंज ऑफ f क्या होगी, r, क्योंकि इसकी जो डोमेन है वो उसकी रेंज है और इसकी जो रेंज है वो उसकी डोमेन है, यानी कि डोमेन ऑफ f, सॉरी रेंज ऑफ f वो क्या है, जो इसकी डोमेन थी, डोमेन इसकी क्या थी, पूरा रियल नंबर। पर दो कंडीशन तो यहां पर भी आ गई ना। पहली आई x नेगेटिव नहीं हो सकता, सही बात है, जनरल लैंग्वेज में, स्टैंडर्ड लैंग्वेज लॉगरिदम में x नेगेटिव नहीं होता, मैं ये नहीं कहता कि होएगा नहीं। जब कॉम्प्लेक्स वगैरह वगैरह में जाते हैं तो आपके जब आप ग्रेजुएशन में जाते हो तो यही लॉगरिदम नेगेटिव में भी, पर यही नहीं मैं कहीं यही कह दो कि सर आप वहां ये बोल रहे थे यार, मतलब जब यहाँ हम रियल की बात करते हैं, जब हम कॉम्प्लेक्स में जाते हैं तो वो हाँ स्टैंडर्ड लॉगरिदम और वगैरह नाम से होके सॉरी क्लासिफाइड हो जाता है। मैं नेगेटिव नंबर का भी लॉगरिदम डिफाइन करता हूँ कॉम्प्लेक्स में, यहाँ नहीं करता था, क्योंकि हम यहाँ रियल फंक्शन की बात करते हैं। और रियल फंक्शन में जब हम बात कर रहे हैं तो डोमेन और रेंज एक दूसरे के रेसिप्रोकल होने के कॉरस्पॉन्डिंग की आई। पहली बात यह है कि x की वैल्यू नेगेटिव नहीं होगी, क्योंकि इस ग्राफ से पता चला कि इसकी रेंज नेगेटिव नहीं, तो इसकी डोमेन नेगेटिव नहीं होगी। ओके, अब आगे बढ़े। हाँ, एक और बात, a की वैल्यू यहाँ पर भी कंडीशन है, a क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 एंड a नॉट इक्वल टू 1। a क्या था, ग्रेटर देन 0 एंड a इज नॉट इक्वल टू 1। यहाँ पर ये कंडीशन है। ज्यादा डिटेल पे मैं लॉगरिदम वगैरह पे भी नहीं जा रहा, सब ग्राफ ड्रा जरूर करके आगे मैं बढ़ जाऊंगा। एक मिनट में थोड़ा कॉल हैंडल कर लूं। हेलो, ऑफिस में हो, मेरा तो लेक्चर चल रहा है। कोई बात नहीं, फोन करते हैं।
पीछे वाला गेट दोबारा। ओके चलिए भाई, सॉरी आगे बढ़ते। ये हो गया मेरे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन और थोड़ा सा डिस्कशन हुआ लॉगरिथम फंक्शन। अब मैं लॉगरिथम के अगर ग्राफ पे बाई चांस जाऊं, लॉगरिथम के ग्राफ पे जाऊं, डेफिनेशन एग्जैक्ट लिखनी है तो आपकी बुक में पढ़िए भाई एग्जैक्ट डेफिनेशन, आप जरा यहां समझ ही ले, बस इतना ही काम करना आपका। और ज्यादा काम का तो तब है, हाँ है भैया बहुत ज्यादा काम का भी है, पर जब हम कंपटीशन की बात करते हैं तो तब ये बहुत ज्यादा काम का है। यहाँ तो आपके काम का इतना है कि इसकी अंडरस्टैंडिंग सही हो। अब ये कहते हैं लॉगरिथम फंक्शन है। अगर मैं लॉगरिथम फंक्शन की बात करूंगा तो लॉगरिथम फंक्शन में भी वही दो बातें ये कहता है कि मेरे पास a ग्रेटर देन 1 और a लेस देन 1। मैंने कहा अगर fx आपके पास a रेज़ टू पावर x था, a ग्रेटर देन 0 एंड a नॉट इक्वल टू 1 थी, तब मेरे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन था। मैंने कहा एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो डोमेन थी वो डोमेन थी पूरा रियल नंबर सिस्टम, और जब इसके रेंज की बात की तो वो आया था r पॉजिटिव। मैंने कहा एक फंक्शन f फ्रॉम r टू r डिफाइंड एज fx is equal to log of x to the base a is not equal to 1, a greater than 0 is called logarithm function, is called logarithm function। जैसे एक्सपोनेंशियल की डेफिनेशन थी ऐसे ही लॉगरिथम फंक्शन की डेफिनेशन है, a function f from r to r defined as fx is equal to log of x to the base a is not equal to 1 ग्रेट। हाँ पर यहाँ पर भाई r पॉजिटिव ही लिख दो अदरवाइज पंगा हो जाएगा। r पॉजिटिव क्योंकि पता था कि डोमेन और रेंज का हिसाब किताब करके आए हैं। अब ये कहता है एक्सपोनेंशियल का इनवर्स है, इसका मतलब अगर ये एक्सपोनेंशियल का इनवर्स है तो डोमेन ऑफ f इस वाली रेंज है यानी कि r पॉजिटिव, और यदि मैं रेंज ऑफ f कहूं तो इस वाली डोमेन है यानी कि r, क्योंकि इसकी डोमेन इसकी रेंज है और इसकी रेंज इसकी डोमेन हो गया। ग्राफ पे चलते हैं, अब इसका भी ग्राफ दो भागों में गया। डिपेंड किस पे कर गया? बेस पे, क्योंकि log x टू द बेस a, ये जो नीचे लिखा होता है एक्सपोनेंशियल, इसे बेस कहते हैं, यहाँ क्या कहते हैं? बेस। ओके तो log of x टू द बेस a। अब आ जाइए दो केस, अगर इसके ग्राफ की बात करो तो इसके भी दो केस ग्राफ हमने, एक ये ग्राफ और एक ये ग्राफ, मतलब जिसमें a की वैल्यू 1 नहीं है ना, तो एक बात तो ये हो सकती है if a is greater than 1, और दूसरी क्या हो सकती है 0 is less than 1 लॉगरिथम फंक्शन। अब मुझे दो चीजों का पता है, log 1 की वैल्यू 0 होती है, log 1 की वैल्यू 0 यानी कि x जब 1 है तो 0। दूसरी बात, एक बात क्या पता है भाई, अगर मैं डिटेल में, अब नहीं तो देखो अब सही समझाने के लिए तो वाक्य मुझे डिटेल में जाना पड़ेगा, और डिटेल में जाने के मूड में वाक्य में नहीं है, क्योंकि इन फंक्शनों के अगर डिटेल में गया तो आपके एक्सरसाइज पे पहुंचने में भी मुझे 5 दिन लग जाएंगे, और ऐसा मेरा मूड नहीं है, इसलिए मैं हल्का फुल्का बता रहा हूं। इफ a is greater than 1 तो ग्राफ अलग टाइप का, a less than 1 ग्राफ अलग टाइप का। दो तीन चीजें देख, अगर यार लग तो रहा सही समझाने के लिए मुझे डिटेल जाना पड़ेगा, पर जाता अब भी नहीं। a की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, a की वैल्यू क्या है? ग्रेटर देन 1, मान लेते हैं 2 लिया, क्या लिया? 2। अब 2 की वैल्यू यहां 10 ली, ध्यान से सुनना, समझाऊं कि ना समझाऊं? बड़ा कंफ्यूजन हो गया भाई, कि क्लियर समझाऊं कि हवा में समझा दूं, क्योंकि दोनों बातें बड़ी मुश्किल सी हो रही है, क्लियर समझाने में और मुश्किल समझाने में, क्योंकि क्लियर समझाने के लिए मुझे पूरा बेस और इसका हिसाब किताब करना पड़ेगा। चलिए फिर भी थोड़ा सा जाना, अभी नहीं जाएंगे, जब आगे जाएंगे तो डिटेल में चले जाएंगे, जब ऑब्जेक्टिव में यानी कंपटीशन की बात करेंगे तब जाएंगे, अभी नहीं जाने वाले। जब a ग्रेटर देन 1 है तो याद रखना, जैसे जैसे ये मान लेते 2 है, अब जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़े करते जाओगे, x की वैल्यू मुझे मान लेते मुझे 10 चाहिए, मुझे 20 चाहिए, मुझे 30 चाहिए, मुझे 50 चाहिए, ठीक है, तो जैसे मान लो a की वैल्यू 2 ली, अब a की वैल्यू अगर मैंने इसमें 2 ली तो अब देख मुझे रिजल्ट में मान लेते हैं यहां 10 चाहिए,
तो 2 की पावर कुछ बढ़ानी पड़ेगी। मुझे 100 चाहिए तो 2 की पावर और बढ़ानी पड़ेगी। मुझे 500 चाहिए तो 2 की पावर और बढ़ानी पड़ेगी। मतलब समझ आई? यानी कि अगर मुझे y की वैल्यू बड़ी चाहिए तो x की भी बड़ी चाहिएगी। अगर मुझे y की वैल्यू यानी कि इसकी आउटपुट बड़ी चाहिए तो इनपुट भी बड़ी चाहिएगी। जस्ट सिंपल सा समझा रहा हूं कि जब आपको इस रिजल्ट में a की वैल्यू 2 लिया, जैसे जैसे इनपुट बढ़ानी पड़ेगी तो आउटपुट भी बढ़ेगी। समझ में आई? इसका मतलब अगर मुझे आउटपुट बड़ी चाहिए तो इनपुट भी बड़ी डालनी पड़ेगी। अरे इसका मतलब जैसे जैसे x की बढ़ेगी y की भी बढ़ेगी और ग्राफ आएगा अप्रोक्सीमेटली इस टाइप में। सॉरी नहीं तो पंगा कर दूंगा, इधर तो जाना नहीं है, एक इधर आना है ऐसे। ये भाई नजदीक होता जाएगा, थोड़ा थोड़ा नजदीक आता चला जाएगा ऐसे। इस टाइप में इंफिनिटी पे जाके टच मारेगा और ये ग्राफ जाएगा इसी टाइप में, थोड़ा सा और तेजा हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं। ये डिपेंड करेगा कि आपने बेस कितना बड़ा और कितना छोटा लिया। तो ग्राफ आया अप्रोक्सीमेटली ऐसे रहेगा इधर ही, कारण क्योंकि x की वैल्यू से पॉजिटिव रह सकती है। अब रेंज तो पूरा रियल नंबर सिस्टम है पर डोमेन पॉजिटिव रियल है। अगर मैं a की वैल्यू लेस देन 1 कह दी तो ग्राफ में भी कोई फर्क नहीं पड़ा। अब यहां से ऐसे चला जाएगा, पहले यहां से ऐसे आ रहा है, दूसरे केस में यहां से ये 5 तो 1 0 से ही करना है, पर अब ग्राफ ऐसे चला जाएगा। अब यहां से होके ऐसे जाएगा। सब दोनों में थोड़ा सा ध्यान रखना, दोनों का ग्राफ बनाते हुए इस बात को थोड़ा सा ध्यान रख लेना कि जब मेरे पास a ग्रेटर देन 1 है तो ग्राफ इस टाइप में आता है, और जब मेरे पास a लेस देन 1 है तो ग्राफ इस टाइप में चला जाता है। ओके, ये लॉगरिथम का ग्राफ था। मैं ज्यादा डिटेल में गया नहीं क्योंकि ज्यादा डिटेल में जाता तो मुझे लॉगरिथम में बेस एक्सपोनेंशियल सारी डिटेल से डिस्कस करनी पड़ती और तब जाके मैं इनको एग्जैक्ट क्लियर कर पाता। थोड़ा आपके बोर्ड के बेस पे या स्टैंडर्ड आपकी बुक के बेस पे मैंने थोड़ा जस्ट एक सिंपलीफाई सा कर दिया कि हम इस टाइप का दिमाग में रखना कि लॉगरिथम का ऐसे होता है, इसका ऐसे होता है। दूसरी बात डोमेन और रेंज का पता होना चाहिए, एक्सपोनेंशियल की क्या थी और इसकी क्या थी। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। ओके, नहीं बढ़ते आगे, इतना ही रखना। आज हमने एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथम, शायद आधा घंटे का पेड़ बन गया होगा, देख लेते हैं। उसके बाद कंक्लूड कर देंगे या 5-10 मिनट चलाएंगे तो डिपेंड करता है चलाएं कि ना चलाएं। नहीं चलाते तो कितने तक ही जाएंगे। एंड यही आपको दो ही फंक्शन पढ़ के आना, लॉगरिथम फंक्शन क्या था और एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या था। दूसरी बात आपको पढ़ के ये आनी है कि फंक्शन कहते किसे हैं, वो डिटेल से पढ़ने जो हम कल डिस्कस कर रहे थे। बाकी हम मंडे को मिलेंगे, तब तक बाय एंड थैंक यू।